Hello students, today I will be explaining you chapter 5th, which is combustion and flame. So let's start with the title combustion. What do you mean by combustion? Combustion is nothing but a process of burning of a substance in a presence of oxygen. जैसा कि हम जानते हैं किसी भी चीज़ को जब जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई भी चीज़ नहीं जला करती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी है अगर किसी भी चीज़ को बर्न करना है, तो उसी को ही कहा जाता है कंबशन। सो बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज कंबशन। यानी जैसे कि ये कार्बन है, इसे बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट हैपन्स इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और हीट जनरेट होती है। नाउ व्हाट इज कंबस्टेबल सब्सटेंस? The substance that undergoes combustion is called combustion substance, और या फिर जिसे कहा जाता है फ्यूल, और हिंदी में जिसे कहते हैं ईंधन, जैसे कि चारकोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये हो गया कंबस्टेबल सब्सटेंस। जो भी जल सके, जो भी बर्न कर सके, उसे कहा गया कंबस्टेबल सब्सटेंस। जैसे कि वुड कंबस्टेबल सब्सटेंस है, ठीक है, फ्यूल भी है। वहीं बात की जाए अगर मैं रॉक का बताऊं तो रॉक, सैंड, दीज आर नॉट नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस, जो जलाए नहीं जा सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इग्निशन टेम्परेचर। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? इज अ टेम्परेचर और अबव विच सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग। उस टेम्परेचर पर जिस पर वो बर्निंग स्टार्ट कर दे उसे कहा गया इग्निशन टेम्परेचर। जैसे एवरी सब्सटेंस हैज डेफिनेट इग्निशन टेम्परेचर विच मे बी एज लो एज वाइट फॉस्फोरस जो है वो बर्न होने के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर चाहिए उसको? 35 डिग्री सेल्सियस। नाउ और वहीं बात की जाए रेड फॉस्फोरस की, उसको कितनी हीट चाहिए? 260 डिग्री सेल्सियस की हीट चाहिए अगर उसे बर्न करना है तो। सो दिस इज आ टर्म्ड एज, सो इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हुआ? वाइट फॉस्फोरस का कम और इग्निशन टेम्परेचर ऑफ रेड फॉस्फोरस इज क्वाइट हाई। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन यानी किसी को बर्न करने के लिए, किसी चीज़ को बर्न करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। जैसे कि प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस होना ज़रूरी है, बिल्कुल। वो फ्यूल होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया रॉक, सैंड, दे डोंट बर्न। ओके, तो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना ज़रूरी है सबसे पहले, जैसे कि वुड हो या कोई भी एनी अदर नेचुरल फ्यूल। अगला है प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन। सपोर्टर ऑफ कंबशन यहाँ पर है ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था राइट इन द फ्रंट, राइट व्हेन वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर, कंबशन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ज़रूरी है। अगेन अटेनमेंट ऑफ इग्निशन और काइंडली टेम्परेचर ऑफ द कंबशन। इग्निशन टेम्परेचर का भी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को बर्न करने के लिए 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए हो और मैं उसको 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहा हूँ, तो क्या वो बर्न हो पाएगी? नहीं, उसके लिए उसका रिक्वायर्ड इग्निशन टेम्परेचर हमें अचीव करना होगा। नाउ नेक्स्ट इज कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जो भी बर्न कर सके उसे कहा गया कंबस्टिबल सब्सटेंस, और थिंग्स दैट डोंट कैच फायर आर टर्म्ड एज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसा कि आपके लिए ये टेबल भी दे रखी है, तो इसमें हम आसानी से भर सकते हैं। जैसे पेपर हो गया कंबस्टिबल सब्सटेंस, इट कैचेस फायर। सैंड मैंने आपको अभी बताया, जो क्या होगा? कंबस्टिबल होगा, नॉन कंबस्टिबल, इट इज़ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। वाटर अगेन नॉन कंबस्टिबल सरफेस, wood combustible. So this is how you have to take the correct substance which either it is combustible or non combustible. Now next let's move to the presence of supporter of combustion. So जैसा मैंने आपको बताया था, what are the condition for combustion? एक तो ignition temperature देना होगा हमें उस फ्यूल को, एक combustible substance होना सबसे ज़रूरी है, और सपोर्टर की जो मैंने बात की थी ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये तीन फैक्टर्स मिलते हैं तभी फायर जनरेट होगी। इस डायग्राम के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं। दीज 3 थिंग्स आर मस्ट इफ़ इन केस यू वांट टू बर्न समथिंग। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ कंबशन। क्या क्या टाइप्स होते हैं कंबशन के? सो कंबशन इज़ ऑफ 3 टाइप। रैपिड कंबशन, जो क्या होता है? रैपिड यानी फास्ट। Okay, so if a combustion reaction takes place at a very high speed and huge amount of heat and light are produced during the reaction, it is termed as rapid combustion. So क्या होता है?
क्या क्या चीज़ इसमें हो रही है? एक तो कंबशन जो है वो हाई स्पीड से हो रहा है और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, एकदम से ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो है रैपिड। हमें इन जो 3 कंबशन हमें बताए गए हैं, इनमें स्लाइट डिफरेंस है, हमें उस पर ही फोकस करना है। यहाँ क्या हो गया? हाई स्पीड एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबशन, जो क्या होता है? व्हेन अ सब्सटेंस सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट एनी एक्सटर्नल हीटिंग और अपेरेंट कॉज, उसे कहा गया स्पॉन्टेनियस। जैसा कि हम जानते हैं फॉरेस्ट फायर इस वर्ष भी ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत में लगी थी। तो फॉरेस्ट फायर कैसे लगा करती है? उसके लिए कोई इंटेंशनली नहीं उसको बर्न करता है, वो अपने आप बर्न हो जाती है। तो उसमें क्या होता है? उस दौरान उसमें क्या होगा? एक तो बर्स्ट इनटू फ्लेम्स और विदाउट एनी एक्सटर्नल हीटिंग और अपेरेंट कॉज। सो स्पॉन्टेनियस में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये इंटेंशनली नहीं लगाई जाती, इट गेट कॉट एक्सीडेंटली और सडनली। ओके, इसका एग्जाम्पल है फॉरेस्ट फायर इज़ ऑल्सो स्पॉन्टेनियस एंड कॉज ड्यू टू द सन हीट, सूरज की तपिश की वजह से ये होता है, या फिर लाइटनिंग, बिजली चमकने से कई बार आग लग जाती है जंगल में, तो वो हो गया स्पॉन्टेनियस कंबशन। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन से आप खुद समझ सकते हैं, एक्सप्लोजन का मतलब एकदम धमाका, हिंदी में जिसे कहते हैं। द प्रोसेस इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ gas is evolved together and the production of tremendous amount of heat, light and sound is produced. इसका एग्जाम्पल है, अब दिवाली पे हम जैसे क्रैकर्स बर्न करते हैं, फायर क्रैकर्स, पटाखे, तो उनमें क्या होता है? एकदम से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एंड साउंड इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। सो एक्सप्लोजन में जो नई चीज़ ऐड हुई है वो ये साउंड, इसकी साउंड हुआ करता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज इवॉल्व टुगेदर। जब हम क्रैकर्स बर्न करते हैं तब ये सब चीज़ें हुआ करती है। अब नेक्स्ट है फ्लेम। द फ्लेम इज़ अ विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ द फायर। सो फ्लेम जो हम जानते हैं इस तरह की दिखा करती है, दिस इज टर्म्ड एज फ्लेम, इट इज़ विजिबल पार्ट ऑफ गैसियस। सो हियर इन दिस इट इज़ quite important, a candle flame. So in this we will study the 3 zones of the candle. The first is innermost zone, this one, the dark one. In this it is dark due to the no combustion. It appears black and dark zone of candle कहा गया है इसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर combustion नहीं हुआ करता, no combustion occur here। वहीं बात बिकॉज, क्योंकि combustion क्यों नहीं होता है? in the absence of oxygen। so यही एक reason है, because of the lack of oxygen it contains unburnt wax and is the least hot reason। अगर combustion नहीं हो रहा तो वहाँ हीट भी नहीं होगी, और क्यों नहीं हो रही है? ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट जोन जो है मिडिल, आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है? पार्शियल कंबशन जोन, यहाँ पर पार्शियल कंबशन हो रहा है। नेक्स्ट इसकी फ्लेम का कलर कौन सा है? येलो, यू ऑल कैन सी। एंड पार्शियल कंबशन हो रहा है तो फिर यहाँ पर हीट कैसी रहेगी? मॉडरेट हॉट रहेगा, ठीक है। इट इज़ नोन एज लुमिनस जोन, ठीक है, इसे लुमिनस जोन कहा गया। अब नाउ लेट्स टर्न टू द एक्सटर्नल आउटर जोन। इट इज़ द रीज़न ऑफ कंप्लीट कंबशन। यहाँ कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस हो रहा है, कुछ भी नहीं रिमेन बच रहा है ऑफ द वैक्स। इट इज़ ब्लू कलर, ये जो आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर बुक में। द वैक्स बर्न्स हियर कम्प्लीटली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड हीट। दिस इज टर्म्ड एज द हॉटेस्ट पार्ट। क्योंकि यहाँ पर कंबशन हो रही है तो अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, यहाँ पर नो कंबशन जोन, यहाँ पर कुछ कंबशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है मिडिल जोन। मिडिल जोन में पार्शियली, ना ज़्यादा कंबशन तो हो रहा है लेकिन यहाँ इतना भी कंबशन नहीं हो रहा, तो पार्शियली। और फिर यहाँ पर हो रहा है सबसे ज़्यादा, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ पार्शियल कंबशन और यहाँ कंप्लीट कंबशन। आप इस डायग्राम से भी इजीली समझ सकते हैं। नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल ऑन कंप्लीट कंबशन इन ऑक्सीजन। सो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? जब एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे कि मैं कहूँ कि 1 किलोग्राम मैंने वुड बर्न की, 1 kg मैंने कोल बर्न किया, तो उन दोनों का अमाउंट सेम था, एक यूनिट अमाउंट मैंने उनका लिया और फिर उन्हें बर्न किया जब मैंने, तो उनमें से कौन सबसे ज़्यादा हीट देगा, यही कहलाता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू। क्वांटिटी में दोनों को सेम लिया जाता है और फिर देखा जाता है कि कौन उन दोनों में से सबसे ज़्यादा हीट दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ
फ्यूल्स हैं उनकी हमने कैलोरीफिक वैल्यू ली पर ग्राम, किलो जूल हीट जो एनर्जी दी उन्होंने पर ग्राम हमने लिया, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? हाइड्रोजन, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स दिस मच ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। कौन सा फ्यूल गुड अच्छा होता है, तो उसके लिए उसका क्या क्या विशेषताएं उसकी होनी चाहिए। इट शुड बी चीप एंड ईजीली अवेलेबल, वो सस्ता होना चाहिए और आसानी से मिल जाना चाहिए। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, जब उसकी यूनिट क्वांटिटी को बर्न किया जाए तो इनफ हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए। इट शुड नाइदर बी टू फास्ट और टू स्लो, वो ज़्यादा फास्ट और स्लो नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। ये सब रीज़न जो है वो हमारी एलपीजी गैस, जो कुकिंग गैस हम यूज़ करते हैं, उसमें पाई जाती है, इसीलिए इट इज़ लार्जली चूजन टू मेक फूड। द फ्यूल ऑन कंबशन शुड नॉट प्रोड्यूस सूट और हार्मफुल गैसेस, जैसा कि हमारा घर पे कुकिंग गैस होता है वो गैस प्रोड्यूस नहीं करता। द फ्यूल शुड बी सेफ टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, आसानी से उसे हैंडल किया जा सके, स्टोर करना भी इतना दिक्कत ना दे और ट्रांसपोर्ट भी आसानी से हो सके, तो उसे कह दिया दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। नाउ बर्निंग ऑफ फ्यूल जनरेट्स हार्मफुल, हम जानते हैं जिस तरह हमने देखा है काफ़ी फैक्ट्रीज से इमिट करता है पॉल्यूशन, उससे क्या होता है, इफ़ेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि हम जानते हैं टेम्परेचर कंटिन्यूसली अर्थ का इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जो पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो सन की लाइट्स है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक ना होकर एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप्ड हो जाती है, जिससे कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली राइज़ हो रहा है। इस वजह से जो कोल्ड एरियाज़ हैं जैसे कि एंटार्क्टिका, वहाँ पर आइस रैपिडली मेल्ट हो रही है। सो दीज आर जस्ट द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, दिस रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर। एक्सटिंग्विशिंग फायर मतलब किस तरह से आग को बुझाया जाए, क्या क्या टिप्स हमें फॉलो करनी चाहिए। फर्स्टली द फायर में बी एक्सटिंग्विश्ड बाय रिमूविंग ऑल द कंबशन सब्सटेंस फ्रॉम द साइट ऑफ फायर। आसपास अगर उस साइट पर जहां आग लग चुकी है वहां से उन बाकी फ्यूल को हटा दिया जाए, नहीं तो वो भी इट विल कैच फायर। कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो उसको मिल रहा है उसकी मात्रा हटा दी जाए जहाँ से भी उसको मिल रहा है। कई बार आपने देखा है, कई बार फायर कैच हो जाती है तो उसको हम ब्लैंकेट से बुझाते हैं, ताकि उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसकी ऑक्सीजन की जो सपोर्टर गैस है उसकी सप्लाई को बंद करते हैं। ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग सब्सटेंस बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर। अगर इग्निशन टेम्परेचर से उसको बिलो ला दिया जाएगा तो फिर वो अपने आप बुझ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इग्निशन टेम्परेचर पे ही सब्सटेंस कैच फायर्स एंड बिफोर दैट इट वोंट। नाउ वाटर एज फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन नॉट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। ओके, इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड वायरिंग वी शुड नॉट यूज़ वाटर एज एक्सटिंग्विशर, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, हमें शॉक लग सकता है, राइट। सो वी शुड नॉट यूज़ वाटर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एंड वायरिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एज फायर एक्सटिंग्विशर। हम सब जानते हैं दिस इज़ हाउ वी हैव सीन at many public places fire extinguisher. So this have certain things which we need to take care, and it is filled with liquid CO2. So we use mostly to prevent fire. So that's it from chapter 5. Thank you.